सो आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक, एनएलएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें नीट्स में क्वेश्चन आते हैं जी इस टॉपिक से। ठीक, तो हम इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और बेसिक्स आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी जो नीट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो हमने बेसिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। आप सबने बचपन में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी है फ्रिक्शन चैप्टर। तो क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा एक बेसिक सा डिफिनेशन पढ़ा होगा। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स विच एक्ट पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कहाँ एक्ट करता है? कांटेक्ट सरफेस के पैरेलली। अगर दो चीजें कांटेक्ट में है, एक ये ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, एक ये ब्लॉक है, इसी का मैं एक और कॉपी बना देता हूँ क्लोन, एक ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने क्या किया? कांटेक्ट में लाया और दोनों के सरफेसेस क्या है? रफ है। दोनों के बीच की सरफेसेस रफ है। अब देखो इसकी सरफेस अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाऊं तो ऐसी होगी, दूसरे वाले की सरफेस ऐसी होगी। मैं थोड़ा सा टच नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर रख रहा हूँ। तो क्या ये दोनों सरफेस पैरेलल में है बच्चों? इस दोनों सरफेस पैरेलल में है, तब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का बेसिकली काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ये आपके मन में एक मिथ होगी कि मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज नहीं करता है बच्चों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक के रिलेटिवली मोशन करे तो उस चीज को ये अपोज करेगा। बाय द वे ये ब्लॉक क्या कर रहा है? आगे जाना चाह रहा है, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा? ये देखो इस ब्लॉक के रिलेटिव में क्या है? ये मोशन में है। अगर हम इस यहां से देखें, इस ब्लॉक के प्रोस्पेक्टिव से देखें, इसको रेफरेंस पॉइंट मान के देखें, तो ये वाला ब्लॉक मोशन में है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा बेटा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा? इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा। मोशन को अपोज नहीं करता है फ्रिक्शन, करता है रिलेटिव मोशन को अपोज। कहीं कहीं फ्रिक्शन हमें मोशन करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम वॉक करते हैं, वॉक फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं, उसमें भी रिलेटिव मोशन तो अपोज होता है, बट हमारा जो मोशन है वो अपोज नहीं होता है। अभी इसको हम डिटेल में इस फिनोमेनन को देखेंगे कैसे हम लोग चलते हैं और फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये बात आपको रट लेनी है, ये बात आपको समझ लेनी है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, या फिर जस्ट कोई चीज चलने वाली हो या चल रही हो या फिर चलने वाली हो, उसके अंदर टेंडेंसी आ गई चलने की, उसको अपोज करता है। या फिर कोई भी चीज चल रही हो, मोशन कर रही हो या मोशन करने वाली हो, अगर ये दोनों चीजें रेस्ट पे रखी हुई हैं, मोशन नहीं कर रही, एकदम रुकी हुई है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच वर्क करेगा? बच्चों नहीं करेगा, बिल्कुल भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। अगर मैं इसको चलाना जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, इसको ये चली नहीं लेकिन ये चलना चाह रही है, तो भी फ्रिक्शन इस पे वर्क करेगा। अपने घर का बेड देखना, बेड को आप खूब तेजी से पुश करना, तेजी से पुश करना, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। उस पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करना शुरू हो जाएगा। जैसे बेड एकदम शांत रखा हुआ है, एकदम आराम से रखा हुआ है, उसको आप पुश नहीं कर रहे हो, तो उस पर क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, उस पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको पुश करना शुरू करूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको मोशन कराना चाह रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट फ्रिक्शन वर्क करना शुरू कर जाएगा। हम एक बहुत ही अच्छे, देखो फ्रिक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो चीजों का कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जब दो चीजें कांटेक्ट में होती है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है। हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में ये चीजें देख रखी हैं कि जब भी हमारे दो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है। देखो फ्रिक्शन भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन देखो हमेशा जो होता है नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, आगे मोशन में चीजें आएंगी तो बात बदलेगी, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्या मानते हैं? फ्रिक्शन होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट होना जरूरी है और इंटरलॉकिंग भी होना जरूरी है। दो चीजें सुपर स्मूथ है, इनफाइनाइटली स्मूथ है। देखो रियल लाइफ में कोई भी दो चीजें स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। दो चीजें परफेक्टली स्मूथ होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कोई दो चीजें हैं जो परफेक्टली स्मूथ है, तो उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हुआ। इंटरलॉकिंग से क्या मतलब है? इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है बच्चों? देखो एक सरफेस है यहाँ पे खुरदरी सी और एक दूसरी सरफेस है खुरदरी सी। आप पजल की तरह इसको समझ सकते हो। आपने देखा होगा बचपन में पजल सॉल्व किए होंगे बहुत सारे। ऐसे होता है ना पजल, इस तरह से समथिंग, और एक दूसरा इसका पार्ट होता है ऐसे, ऐसा कुछ होता है। इसको इसमें मिला करके आप पुट करते हो तो क्या होने लगता है? ये चलने लग, मतलब ये इसमें अटैच हो जाता है। जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो ये अटैच हो जाता है। ये पजल की तरह काम होता है। वैसे फ्रिक्शन, इसी चीज को हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे एक पजल की तरह ही होता है, जैसे ऐसे दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। दो सरफेस को जब आप रखते हैं इनफाइनाइटली, वो क्या होते हैं? रफ होते हैं। सरफेसेस रफ होती हैं। जब सरफेसेस रफ होती है तो एक दूसरे में वो क्या होती है? अटैच हो जाती है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है चीजें कि इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है? तो फ्रिक्शन होने के लिए क्या जरूरत है? इंटरलॉकिंग मतलब रफ होना चाहिए सरफेस, ठीक है। इसी रफनेस को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। अभी आगे देखोगे फॉर्मूले में, इसी रफनेस को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मतलब इंटरलॉकिंग तभी होगी जब चीजें रफ होंगी और कांटेक्ट में तो होना जरूरी है ही। तो
नेसेसरी कंडीशन फ्रिक्शन के लिए दो हैं, चीजें कांटेक्ट में हैं और चीजों में रफनेस है, इंटरलॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन होगा, उसके अलावा हमें तीसरी कोई बात सोचनी ही नहीं है फ्रिक्शन फोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, अब एक मैं बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए टेबल लेकर के आया हूँ, इससे आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, फ्रिक्शन के सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे इस टेबल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, इसको हिलाने के लिए मुझे 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 100 से कम लगाऊंगा तो ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुझे बता दिया किसी ने कि इस ब्लॉक को मुझे हिलाने के लिए 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं है ब्लॉक। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मान लो मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन में आगे की तरफ इसको धक्का, आगे की तरफ खींच रहा हूँ 10 न्यूटन के फोर्स से। तो जब मेरा ये फोर्स अप्लाइड है, और तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, तो इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो, तो ये बॉडी कहाँ रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये बॉडी नहीं हिली, मतलब क्यों नहीं हिली, क्योंकि मैंने जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इधर से फ्रिक्शन ने भी क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। अगर फ्रिक्शन 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देता, मन में आ सकता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्यों ही 10 न्यूटन का अप्लाई करेगा, फ्रिक्शन का मन क्या वो 12 का कर दिया, ज्यादा कर दिया। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे 10 का लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन ने यहाँ 12 का अप्लाई कर दिया, तो क्या जादू देखने को मिलेगा, मैं पुश कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ ये कहाँ जाएगी, पीछे जाना शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसके अपोज में उतना ही, एज इट इज उतना, मैंने 10.1 किया तो 10.1 ही फ्रिक्शन भी फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स करूंगा उतना ही आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी मिलेगा। अब मैं यहाँ पे मान लो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, फ्रिक्शन क्या देगा, 20 न्यूटन का फोर्स देगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने 100 से बढ़ा, 100 न्यूटन का फोर्स दिया, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों, अब थोड़ा सा फ्रिक्शन की औकात कम हो रही है, क्योंकि इस फ्रिक्शन कितना है, मतलब इसके हिलाने के लिए मुझे 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए था। अब मैंने जैसे ही 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो होगा ब्लॉक, ये भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे ही मैंने 101 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब होगा यहाँ पे महायुद्ध, क्योंकि मैंने क्या किया, जितनी इसकी लिमिट थी 100 न्यूटन पे ये हिलना शुरू हो जाता, 100 न्यूटन फोर्स की जरूरत थी इसको हिलाने की, लेकिन जैसे मैंने 101 न्यूटन का फोर्स दिया, 100 कह दिया, मान लो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है, चलो ठीक है इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। जैसे ही मैंने 101 न्यूटन का फोर्स दिया, ये क्या होगा, ब्लॉक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या अब फ्रिक्शन उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना कि मैंने 101 कर दिया। अगर फ्रिक्शन भी 101 अप्लाई कर देता, खुदा ना खास्ता अगर अप्लाई कर देता, तो क्या होता बच्चों, क्या ये ब्लॉक आगे जा पाता, नहीं जा पाता ना, इसकी क्योंकि लिमिट ही क्या है, 100 न्यूटन की है। जैसे ही मैं 100 टन का करूंगा, 101 का करूंगा, तो ये फ्रिक्शन क्या है, जितनी इसकी लिमिट से उससे थोड़ा सा कुछ कम, जैसे 99.4 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन बदले में अप्लाई करेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट जब मूव होना शुरू हो जाता है ना, तो जो उसकी लिमिट होती है वो कम हो जाती है। जैसे 100 न्यूटन पे हिलना शुरू हो रहा था, लेकिन हमने जब इसको हिला दिया, अपनी जगह से हटा दिया, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो चीजें इंटरलॉक है, जब ये रेस्ट पे है तो इनका इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया से हो जाता है, लेकिन जब ये जो चीजें मूव करने वाली है, तो मतलब इंटरलॉकिंग थोड़ा टूटती है। जब इंटरलॉकिंग टूटेगी तो मतलब फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। 100 तो इसकी लिमिट है, लेकिन उससे जैसे ज्यादा होगा वैसे क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या आपको? ठीक है बच्चों, अगर इतनी बातें क्लियर हो रही है तो हम नेक्स्ट बात पे बढ़ेंगे। अब देखो, इसी से हम कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जो क्या मतलब, स्टैटिक मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट तब भी रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब इस लिमिट के बाद फ्रिक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। 100 के बाद ऑब्जेक्ट रुक नहीं सकता है। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो 100 न्यूटन के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक मतलब जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी और सबको डिटेल में देखते हैं और इन सबके फॉर्मूलाज भी देखते हैं। पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रिवेंट टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट फ्रॉम मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो प्रिवेंट करता है, रोक ही देता है, मतलब चलने देता ही नहीं है। पूरा ओवरऑल फ्रिक्शन की डिफिनेशन क्या थी, जो अपोज करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है, रुका तो रुका, नहीं रुका तो कोई बात नहीं। फ्रिक्शन बस अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रोक के रखता है रेस्ट पे। जब दो चीजें रेस्ट पे होती है, जस्ट चलने के लोगों के पास टेंडेंसी होती है, या मैं कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रोक के रखता है उसको। ठीक है, चलो अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ क्वालिटीज है। ये सेल्फ एडजस्टिंग है। यहाँ आपने देखा ना,
यहाँ आपने देखा 10 का अप्लाई किया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन 10 हो गया, 20 किया तो 20 हो गया। ये क्या हो रहा है, बार बार एडजस्ट हो जा रहा है, सेल्फ बार बार ज्यादा लगा रहे हो फोर्स तो ज्यादा बढ़ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगा रहे हो तो बढ़ जा रहा है, कम लग जा रहा है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है। इसीलिए हमारा जो इसका होता है कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नो कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन का बच्चों, कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अगर आप लोग बना दोगे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो आप लोग का नाम एनसीईआरटी में आ जाएगा, ठीक है। चिंटू सिंह ने बनाया स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, लॉ ऑफ चिंटू, क्लियर है। चलो यहाँ देखो, ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हमने अभी पीछे टेबल में देखा है। ओनली व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन, तब लगता है जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, कोई किसी चीज को हम चलाने की जबरदस्ती कोशिश करें तभी लगता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, अदरवाइज नहीं लगता है। क्लियर है बच्चों। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है बच्चों, रेस्ट पे रहता है, तभी स्टैटिक लगता है, ठीक है। अब अगला क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पावरफुल ये हीरो ये है, हर एक क्वेश्चन को करने से पहले आपको लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेक करना ही पड़ेगा फ्रिक्शन कैसे है, काइनेटिक है या फिर स्टैटिक है। वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालनी ही पड़ेगी फ्रिक्शन की। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन ऑकर्स बिटवीन टू सरफेस। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है दो सरफेस के बीच में, उसे वो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। क्योंकि लिमिटिंग के बाद जब फ्रिक्शन फोर्स, जब हम और फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कम फ्रिक्शन फोर्स होने लगता है। मैंने बताया ना, जब दो चीजें मोशन में हो जाती है तब फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। क्योंकि इंटरलॉकिंग जब रुकी हुई है तो आराम से एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन जैसे मोशन हुआ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इंटरलॉकिंग कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि इस वाले पार्ट पे कंट्रोवर्सी हो सकती है कि 100 न्यूटन पे चलना शुरू करेगा या फिर रुका ही रहेगा, तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इस पे 100 न्यूटन पे जस्ट इसके जैसे ही हल्का से ज्यादा करूंगा ये चलना शुरू हो जाएगा। कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कब लगता है, जब अबाउट टू मूव होता है, मूव नहीं होता है लिमिटिंग में, अबाउट टू मूव, इसके बाद मूव करना शुरू हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, म्यू एल, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एल मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट या रफनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये म्यू एल कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू एन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू एल इनटू एन, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्लियर है बच्चों। और ये तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो क्या करना है बच्चों, आप लोगों को चीजों के नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स आप लोग जितना बनाओगे क्या होगा, आपको अपने सेल्फ नोट पढ़ने में जो मजा आता है ना, वो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स बनाए बिना आपको इस लेक्चर को नहीं देखना है। साथ में पेन और पेपर होने चाहिए आपके, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप वीडियो रोक करके उसको जरूर सॉल्व करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा चलना शुरू हो गया फ्रिक्शन फोर्स लगना ही बंद हो गया, फ्रिक्शन फोर्स लगना ही बंद हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे, अभी ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी वो फ्रिक्शन फोर्स अपना काम करना बंद कर देगा। ऑब्जेक्ट चल ही तो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स तब भी लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाता है तो घिसता नहीं। हमारे जो स्लीपर्स हैं वो घिस क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, हम वॉक करते तब भी लगता है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर मैं ये अपना स्लीपर उतार के कहीं एक जगह पे ऐसे रख दूं, ऐसे नॉर्मली इसको क्या कर दूं, छोड़ दूं रख करके, तो क्या स्लीपर खींचेगा, कितनी भी ज्यादा रफ सरफेस पे मैं अपने स्लीपर को रख के छोड़ दूं, क्या स्लीपर वियर और टीयर होगा, मतलब घिसेगा नहीं, घिसेगा ना बच्चों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। लेकिन जैसे मैं उसको चलाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया, उसको एकदम पुश करके एकदम टाइट से रखूंगा तो भी वो घिसना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, बस मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। जैसे इस ब्लॉक के ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक के ऊपर कोई मैंने ब्लॉक रख दिया, अब क्या हुआ, ये ब्लॉक चल रहा है, नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है, नीचे वाले और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। बट ये क्या, इन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए तो रेस्ट पे है। सरफेस के लिए हालांकि ये मोशन में है, बट जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है वो क्या एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में है क्या,
नहीं है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव में, जो दो ऑब्जेक्ट टच होते हैं उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन देखते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट टच है लेकिन ये दोनों क्या मोशन कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो ये इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ये दोनों, ये वाला जो रफ सरफेस है और ये जो ब्लॉक है, ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है सरफेस को पीछे छोड़ता हुआ, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसीलिए इस पे फ्रिक्शन लग रहा है चलने के बाद भी। क्लियर है बच्चों? when object is in motion with respect to contact surface। ठीक है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको विथ एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चीजें हैं। हाँ देखो, आपके 8th क्लास के एनसीईआरटी में एक था फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शन क्या है, जरूरी भी है और हमारे लिए एक तरह का विलन भी है। जरूरी किस वजह से है? विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते बिना फ्रिक्शन के। अब चलते टाइम क्या होता है, थोड़ा सा ये टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट मैं समझाना चाहूंगा। चलते टाइम हम कैसे चलते हैं, एक बार सब लोग खड़े होकर चल के जरूर देखना। जैसे मान लेते हैं ये मेरा पैर है, ठीक है, अब मैं जब चलता हूँ तो क्या करता हूँ, एक पैर हवा में रहता है और एक पैर जमीन पे रहता है। जमीन पे ये पैर टिका क्यों है? क्योंकि जमीन और मेरे पैर, जो भी मैंने स्लीपर पहना है, उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तभी ये पैर टिका है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिपरी सरफेस होती तो ये मेरा पैर कहाँ जाता, फिसल जाता और मैं नीचे गिर जाता। ठीक है, मैं नीचे गिर जाता। तो ये रुका क्यों है, ये मेरा पैर यहाँ पे रुक क्यों रहा है? तभी तो मैं आगे अगला पैर आगे तब बढ़ा पाऊंगा जब ये पैर रुका रहेगा। अगर ये पैर रुका ही ना कहीं तो क्या मैं अगला पैर आगे बढ़ा पाऊंगा? नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो ये पैर रुका हुआ क्यों है? क्योंकि ये पैर तो देखो पीछे जाना चाह रहा है, इसकी तो टेंडेंसी है पीछे फिसलना। जब मैं आगे जा रहा हूँ तो जमीन को पीछे पुश कर रहा हूँ, जब जमीन को पीछे पुश करूंगा तो ये पैर तो मेरा फिसल के पीछे चला जाएगा। ये पैर का मोशन कहाँ हो रहा है, पीछे के डायरेक्शन में हो रहा है, बट मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो तब क्या हो रहा है बच्चों, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो इस पैर को मेरे रोके हुए, मेरा पैर ये तो पीछे जाना चाहता है ना। ये पैर देखो एक बार चल करके देखना पड़ेगा आपको, ये पैर मेरा जा रहा है पीछे होना चाह रहा है, बट मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये मेरा पैर पीछे होना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फिगर से सब लोग ऐसा नहीं समझ में आया। ये है हमारे चिंटू बाबा, ये चलना चाह रहे हैं आगे की तरफ, इसका पैर है बच्चों, इसका पैर कहाँ है, इसका पैर देखो कहाँ, पीछे जमीन की तरफ। ये जब पैर अपना आगे बढ़ेगा, इस पैर को ऊपर ले जाएगा, हवा में ले जाएगा, तो ये वाला पैर जमीन पे टिकेगा ना। और ये जमीन पे कैसे टिक पाएगा, जब यहाँ जमीन और इसके पैर के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज ये वाला पैर कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। एक बार ऐसे देखो तो चल करके, ये वाला पैर ऐसे चला के तो देखो अपने आप को, मैं पैर नहीं दिखा पा रहा हूँ कैमरे के लिमिटेशन की वजह से, बट चल के आप लोग खुद देख सकते हो बेटा, ये प्रैक्टिकल तो आप लोग कर ही सकते हो। तो ये चीज देखो, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर हम, जैसे एक आदमी है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? आपने हमेशा पढ़ा है, ये जब ये ब्लॉक और ये दो ब्लॉक वाले जो मैंने एग्जांपल दिए थे, ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किससे लग रहा होगा? लेकिन जब ह्यूमन की वॉकिंग का केस आता है, तो ये आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा इसके पैरों पे। कैसे बच्चों? क्योंकि ये इसका पैर जा रहा है, पीछे जाना चाह रहा है, इस पैर का मोशन कहाँ है, पीछे की तरफ है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, जिस जगह पे मोशन होता है उसके जस्ट अपोजिट में लगता है। थोड़ा सा इसको आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चल करके। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे। ह्यूमन के वॉकिंग के केस में जिस डायरेक्शन में कोई भी ह्यूमन या एनिमल चलता है, फ्रिक्शन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है, मैंने बताया अभी। अब एक ग्राफ देख लेते हैं। क्या होता है फ्रिक्शन का ग्राफ, कैसा होता है? जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, जब स्टैटिक वाली बात आती है, तो क्या होता है, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई करता रहता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन भी बढ़ता चला गया। लेकिन फिर एक कहानी आती है, लिमिट। ये मान लो फ्रिक्शन की लिमिट थी, उसी ब्लॉक की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स हमने, सॉरी मैंने क्या किया, अप्लाइड फोर्स नीचे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया जो इसकी लिमिट थी। तो यहाँ पे भी कितना लगा, 100 न्यूटन का फोर्स ही लगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही लिमिटिंग हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, तो यहाँ पे एक होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, लिमिटिंग से थोड़ा सा कम। मैंने दिखाया था ना, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होता है तो लिमिटिंग से थोड़ा कम हो जाता है, 99.4, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से जो फोर्स लगता है काइनेटिक वाला, वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, कॉन्स्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई बॉडी मोशन में एक बार आ गई तो उस पर कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई में कितना भी बढ़ाता रहूं, 400 500 600 कर दूं, यहाँ से बढ़ा के यहाँ 600 कर दिया मैंने, मान लो 600 न्यूटन का फोर्स लगाने में एकदम पागल ही हो गया। टेबल लेके दौड़ता जा रहा हूँ 600 न्यूटन का फोर्स लगाता जा रहा हूँ, एकदम पागल हो गया। तब भी काइनेटिक क्या करेगा, काइनेटिक करेगा तुम तो पागल हो ही, लेकिन मैं तो अपना उतना ही लगाऊंगा जितनी मेरी औकात है, उससे ज्यादा मैं बढ़ूंगा ही नहीं। तो क्या होगा बच्चों, 600 न्यूटन का फोर्स, मतलब इस पे जो रहेगा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
लिमिटिंग भी कांस्टेंट होता है और काइनेटिक भी कांस्टेंट होता है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट टू, किस चीज के पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखो नेचर ऑफ सरफेस पे करती है, कितना खुरदरा है, कितना नॉर्मल रिएक्शन पे करती है, मटेरियल ऑफ बॉडी पे भी करती है। अगर हम कांच के ग्लास पे चले तो हमें दिक्कत होगी ना चलने में, फ्रिक्शन कम लगेगा। तो डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बहुत पहले, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि सरफेस एरिया पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है, लेकिन रियल में बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को मैं आपको फील करा देता हूँ, इस चीज को फील करा देता हूँ। फिजिक्स जब तक फील नहीं है तब तक समझ में नहीं आती अच्छी। तो देखो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ऐसे मैंने उस ब्लॉक को रखा, फिर दूसरा ब्लॉक उठाया, एक खुरदरी सरफेस पे ये दोनों ब्लॉक रखे हुए। पहले मैं काम करता हूँ, सरफेस बना देता हूँ थोड़ी सी खुरदरी से, ताकि आपको एकदम फील आ जाए चीज़ों का। जब तक फील नहीं है तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ये एक रफ सरफेस है, इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ एकदम ठीक है। ये रफ सरफेस है, रफ जैसा दिख रहा होगा। अब इस पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, पहले उसको मैंने सीधा रखा, फिर क्या किया, उसका क्लोन बना करके उसको क्लोन बना के नहीं, उसको फिर मैंने रख दिया ऐसे खड़ा करके। ठीक है बच्चों, पहले सीधा रखा था फिर खड़ा रख दिया। अब कौन से केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, क्या कोई बता सकता है? कौन से केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा? तो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। मन में तो आ रहा होगा बच्चों, आ सकता है मन में, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, पहले मानते भी थे, पहले ये मिथ भी थी फिजिक्स में कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। बाद में ये मिथ सॉल्व हुई, कैसे सॉल्व हुई मैं बताता हूँ। अभी देखो इस पे आपको लग रहा होगा क्या कि ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इस पे क्या लग रहा होगा, कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बट इन रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता, दोनों पे बराबर लग रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर ये लेट करके रखा हुआ है। देखो आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, ऐसे रखा, तो इन ये जो छोटा सा एरिया ले मैं, मतलब मान लो इतना छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, ये मैंने रखा इसको कांटेक्ट में, इसके छोटे से एरिया को मैं जूम करके बनाऊँ आपके सामने, इस छोटे से एरिया को मैं जूम करके बनाऊँ, मान लो ऐसे इंटरलॉकिंग हो रही होगी दोनों के बीच में, तो ये इस छोटे से जो पार्टिकल है उस पे जो प्रेशर लगेगा बहुत कम लगेगा। जब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ये लोग चिपके रहेंगे, उतना तेज इंटरलॉकिंग होगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब ऐसे लेटा के ऑब्जेक्ट रखा हूं, एरिया इसका बढ़ गया, तो पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर है वो कम हो गया, छोटे से यूनिट एरिया पे जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रेशर कम हुआ तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा कम हुआ, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हुई, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बराबर है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है तो इंटरलॉकिंग उतनी बढ़िया से हो नहीं पा रही है, लेकिन एरिया ज्यादा कांटेक्ट में, तो इंटरलॉकिंग कुल मिला जुला के बराबर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया कम है, इसलिए पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है। जब प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, मतलब कम जगह पे लग रहा है। तो कुल मिला जुला के क्या हो रहा है, ये प्रेशर के वजह से इन दोनों का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता। ये चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया विथ रियल लाइफ एग्जांपल। देखो इसका ये आंसर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इन सब में से कौन सा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है जो कि क्या करता है, एक दूसरे सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, बढ़ता घटता रहता है, इसमें हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ और चीज का नहीं, खुद से बढ़ और घट जाता है। ठीक है, देखो इसका भी आंसर यही होगा। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों, बोलो जल्दी से, मन में सोच लो, क्या कहलाता है बच्चों? लिमिटिंग कहलाता है सर। कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन सर करा रहे हैं आप? लेवल के क्वेश्चन कराइए, ठीक है, लेवल के भी करा लेते हैं, चलो लेवल के करा लेते हैं, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू एल है और ये म्यू के है, ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में होना चाहिए बट हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स बिटवीन द फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, हाँ क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स एंड ग्राउंड। ब्लॉक एंड ग्राउंड होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है और इस पे इसका एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले देखो ये क्या फोर्स आगे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, ये फोर्स आगे की तरफ मूव करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो जो हमारा नॉर्मल होता है
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है या ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है और नीचे की तरफ क्या लगता है, mg लगता है। क्या ये ऊपर या नीचे कहीं ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा नॉर्मल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ग्राउंड लेवल की बात आती है वो mg के बराबर होते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग स्लैंट हाइट पढ़ेंगे उसमें अलग हो जाएगा, बट जब ऐसे फ्लैट ग्राउंड की बात आ रही है तो ये फोर्स ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स है mg, तो mg की वजह से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ पे mg कंसीडर करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करने के बाद ही तो पता चलेगा ये आगे मूव कर रहा है कि नहीं। इस पे 60 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है, तो क्या ये आगे जा रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेक करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg इंटू क्या होगा, इंटू जो इसका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.8, मास कितना है 10 है, g को हम 10 कंसीडर करेंगे और 0.8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 80 न्यूटन। इसका लिमिटिंग सो इसकी लिमिट आपकी 80 न्यूटन आ गई है। तो 80 न्यूटन क्या है बच्चों, इसकी लिमिट है, सॉरी 80 न्यूटन क्या है, इसकी लिमिट है, मतलब 80 न्यूटन तक का फोर्स ये बर्दाश्त कर सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा अगर इस पे 80 न्यूटन तक का फोर्स हम लगाएंगे। तो क्या इतना ही इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्या जितनी इसकी लिमिट है उतना इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, नहीं सर। जब बॉडी मोशन नहीं करती है तो उस पर एक फ्रिक्शन वर्क करता है जो कि होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होती है जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेटा जाहिर है क्या होगा, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कितना जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे। पीछे हमने देखा ना इतना बड़ा सा टेबल बना करके, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि ये बर्दाश्त कर सकता है, इसकी औकात है, इसकी लिमिट कितना है 80 न्यूटन तक का ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन फोर्स इस पर कितना लग रहा है 60 लग रहा है, मतलब ये रुका रहेगा, और रुका रहने का मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो आपको यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि ये मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब पूछा एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, जाहिर है कि जीरो होगा एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा है तो जीरो तो होना ही है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसा भी क्वेश्चन मिले आपको लिमिट तो चेक करनी पड़ेगी, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो किस फोर्स से आगे बढ़ेगा, ये सब हमें चेक करने के लिए लिमिटिंग निकालना इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट चेक करते हैं, पहले क्या करेंगे, वही सेम करना है, एक्सेलरेशन करना है और फोर्स बिटवीन निकालना है। तो पहले इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एफ, सॉरी म्यू इंटू एन, एन मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस केस में क्या है mg के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, म्यू क्या है बेटा, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एल बोल देते हैं इसको 0.6, मास कितना है 10 है और जी कितना है 10 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 न्यूटन। इसकी लिमिट कितनी है 60 न्यूटन, लेकिन इस पे अब क्या लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मतलब बॉडी आगे जा रही है। अब आगे किस फोर्स से जा रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये अब मोशन में है बॉडी, आपको पता चल गया क्योंकि इसकी लिमिट 60 न्यूटन है, आगे 80 न्यूटन लग रहा है, मतलब ये मोशन में है। अब मोशन में है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा। अब इस पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू mg, m कितना है 10 है और g कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। देखो लिमिट कितने से 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स देखो मैंने बोला था ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है काइनेटिक से, और इस पे कितना का फ्रिक्शन लग रहा है 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक क्वेश्चन और, इसमें एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा एनएलएम में, ठीक है। एनएलएम अभी हम लोग चल ही रहा है, तो एनएलएम में आपने एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लो ये 40 न्यूटन का, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और बॉडी पे आगे कितना लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है। हाँ, आपको एक चीज बताई थी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा 80 माइनस 40, अपोजिट मतलब डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लिया मैंने। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 40 न्यूटन का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों 10 kg है, तो 40 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज, आई होप ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। 10 में वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, आपको ये पता होगा ना बच्चों कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, आगे 80 पीछे 40, तो 80 माइनस 40। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा। आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
क्या है आखिरी क्वेश्चन? एक ऑब्जेक्ट है जिसका 1 kg मास है, जिसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, जो कि 10 सेकंड बाद चलने के बाद रेस्ट पे आ जा रहा है। अब एक आदमी को उसको चलाना है फिर से सेम वेलोसिटी के साथ, तो उसको कितना फोर्स देना पड़ेगा? ये रुक क्यों रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? 10 सेकंड बाद चलने के बाद रुक जा रहा है। तो किसी आदमी को अगर उसको वापस से सेम वेलोसिटी से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? जिस फोर्स की वजह से रुक रहा है वही उतना ही फोर्स आपको देना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो चलना चलेगा। यही तो पूछा कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता रहे। तो पहले देखना है इस पे कितना फोर्स लग रहा है कि ये रुक जा रहा है। ये रुक रहा है तो मतलब इस पे कितने फोर्स से इसको रोका जा रहा है। फिर हम देखेंगे जितने फोर्स से रोका जा रहा है उतना ही अपोजिट में फोर्स कर देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, वापस से चलता रह जाएगा। तो देखो क्या होता है, हम पहले निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ रखा है। तो फाइनल वेलोसिटी रुक जा रहा है, 0 हो जा रही है। इनिशियल क्या दे रखा है बच्चों? 8 दिया है, सॉरी 8 दिया हुआ है, ठीक है। और a इंटू 10 यही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको 8 को इधर लाएंगे, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 10 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -0.8 डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। माइनस में क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? इसको रोकने का काम कर रहा है। अब देखते हैं इस पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1 kg, एक्सेलरेशन कितना? 0.8। तो फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में 0.8। तो हम यही एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे 0 प्लस में 0.8 न्यूटन का। तो क्या ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? तो क्या ये ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलेगा? हाँ सर सर चलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.8। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये लेक्चर नहीं समझ में आता है तो आप अगले दिन मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, अपना आगे क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शन पे, स्लैंट हाइट वाला। उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।